देखो बेटा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कूलॉम के नियम, और कूलॉम के नियम में कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता, उसका मात्रक, उसका मान और उसकी विभव पढ़ी थी। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था हमने पराविद्युतांक, और अगला टॉपिक है हमारा कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण या सदिश रूप। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसका सदिश रूप पढ़ने से पहले आप सब जानते हैं कि जो कूलॉम के नियम में तुमने पढ़ा है उसमें ये देखा है कि दो स्थिर आवेश होते हैं और दो स्थिर आवेश कुछ डिस्टेंस पे रखे रहते हैं। अब डिस्टेंस पे रखने के लिए देखो, आप सब सदिश वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं 11वीं में, तो देखो किसी भी राशि को वेक्टर फॉर्म में दर्शाने के लिए एक सिस्टम लेना पड़ता है, या कोई भी एक्स वाई तल लेना पड़ता है। मैंने मान लिया कि ये कोई सिस्टम है, इसको मैंने नाम दे दिया ये कोई सिस्टम है बेटा, और सिस्टम का नाम दिया मैंने एक्स वाई, एक प्लेन लिया, इसको कह दिया एक सिस्टम है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस, और यहाँ पे दोनों एक्सिस जहां पे मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, स्थिति दर्शाएंगे तो यहाँ पे जो दो बिंदु आवेश लेने हैं वो दोनों इसी सिस्टम में लेने हैं, और इस सिस्टम में कहीं पे भी मान सकते हो। मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो ये आवेश है Q1 की स्थिति है ये इस बिंदु पर स्थित मान लिया। दूसरा आवेश कहीं पे भी ले सकते हो इसके अंदर, ये मान लिया मैंने Q2 आवेश है। दोनों आवेश ले लिए। क्यों लिए? कि दोनों आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य कूलॉम का नियम कार्य करता है। तो दो आवेश यहाँ पे लिए Q1 और Q2। अगर यहाँ पे देखो सदिश रूप में देखना है तो दोनों आवेशों की स्थिति कहां से देखेंगे? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु O से अगर Q1 की स्थिति देख रहे हैं तो एक लाइन ड्रॉ की मैंने, किसकी स्थिति देख रहे हैं? Q1 की। कहां से? मूल बिंदु से। यहां से इधर देख रहे हैं तो एरो की डायरेक्शन ये रहेगी, इधर से देख रहे हैं तो ये डायरेक्शन। क्लियर है ना। इसकी स्थिति जो डिस्टेंस है उसको हमने लिख दिया R1, पहला आवेश पहली डिस्टेंस R1। अब वेक्टर फॉर्म में देखो, एरो का तीर लग रहा है तो वेक्टर फॉर्म में दर्शाए तो ये बोलेंगे इसकी स्थिति। R1 क्या है? स्थिति। वेक्टर लगा दिया तो स्थिति बोलेंगे, और वेक्टर नहीं लगाते तो दूरी बोल देते हैं कि Q1 मूल बिंदु O से R1 दूरी पर स्थित है। दूसरा आवेश ये है बेटा, इसकी स्थिति देखेंगे ओरिजिन पॉइंट से, तो इसकी स्थिति क्या है? ओरिजिन पॉइंट से इसकी स्थिति है आपकी, मैंने कह दिया कि इसकी स्थिति है भाई R2। दूसरा आवेश दूसरी स्थिति, इसको नाम दिया R2। किसकी देख रहे हैं? Q2 की देख रहे हैं, मूल बिंदु O से, तो डायरेक्शन का जो एरो है वो है ये। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये हम कूलॉम के नियम में मानते आए पहले से कि Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मानी थी R। क्या मानी थी? R। ऐसे यहाँ पर Q1 और Q2, क्योंकि कूलॉम का नियम कब लगेगा? जब Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस बताऊं। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों आवेशों को मिला दिया, ये मिल गए तुम्हारे दोनों आवेश। अब यहां से तुम कहीं की भी स्थिति ले सकते हैं, Q1 आवेश की Q2 से ले सकते हैं या Q2 से Q1 की ले सकते हैं। एरो का तीर किधर भी लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे स्थिति मैंने दर्शा दी, Q1 आवेश से Q2 R स्थिति पर है, और R को दर्शा दिया मैंने वेक्टर में। स्थिति बोलेंगे कि Q1 से Q2 की स्थिति कितनी दूरी पर है? R। या इसकी स्थिति कितनी है? वेक्टर R। Q1 से Q2 की, या ये बोल सकते हैं Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति है वेक्टर R। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले ये आपने 11वीं में पढ़ गए होंगे, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट और दे दिया, Q1 आवेश बिंदु A पर रखा है, Q2 आवेश बिंदु B पर रखा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे एक त्रिभुज बनना है तो हम पढ़ गए हैं कि त्रिभुज का सदिश योग नियम। तो यहाँ पे त्रिभुज बनना है ABO में सदिश योग नियम से, सदिश योग
नियम से। त्रिभुज का सदिश योग नियम क्या कहता है? तो देखो, दो तो एक ही डायरेक्शन में, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इक्वल टू किसके है? r2 के। तो यहां पे ये लिख सकता हूं कि वेक्टर r2 इज इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस में वेक्टर r। ठीक, अब मुझे निकालनी है भाई डिस्टेंस, तो हमें r ही चाहिए। तो वेक्टर r इज इक्वल टू, कैसे लिखूंगा? r यहीं पे रखा मैंने और r2 माइनस r1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर इसका मोड निकालते हैं, वेक्टर r का मोड इज इक्वल टू, तो इधर भी मोड लगा दो, उधर मोड लगाया तो इधर भी लगा दो, कौन सी दिक्कत आ रही? इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। क्लियर है? अब आगे देखो, अब पहले देख रहे हैं Q1 आवेश के लिए। तो Q1 आवेश के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे बेटा Q1 आवेश के लिए पहला जो बल लगेगा, यहाँ पे दोनों आवेश कैसे हैं? सजातीय है, सजातीय आवेश है। तो सजातीय आवेशों के लिए बिंदु ए पर जो बल लगेगा बेटा, इस पर बल इधर लगाएगा। कौन लगाएगा? Q2 आवेश। और Q2 आवेश पर Q1 आवेश लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना? इस डायरेक्शन में कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा Q2 पर। Q1 पर बल लग रहा है, Q1 आवेश पर बल, तो इसको लिखेंगे F1। किसके द्वारा लगाया गया है? 2 के द्वारा, Q2 के द्वारा। तो इसको बोल दिया F12। सिमिलर ऐसे यहां पे देखना है तुम्हें, Q2 आवेश पर, और Q2 आवेश पर बल देखेंगे तो भाइयों देखो, F2 किसके द्वारा लगाया गया है? Q1 के द्वारा। तो इस बल को लिखेंगे F21। अब पहले किसी भी आवेश पर बल देख सकते हैं, तो पहले निकाल रहा हूं मैं Q1 आवेश पर बल। और Q1 आवेश पर जो बल है वो कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे Q1 पे ले लो या Q2 पे ले लो। तो पहले मैं देखो समझने के लिए Q2 ले लिया मैंने। Q2 आवेश पर बल निकालेंगे तो कूलम के नियम से। कूलम का नियम कहता है Q2 आवेश पर जो बल है F21 वेक्टर इक्वल टू, क्या इसका रेशियो, वो सूत्र क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी कितनी है? वेक्टर r का स्क्वायर। अब सुनो, यहाँ पे डिस्टेंस लिया r का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी राशि पर कोई वेक्टर नहीं लगा है, तो वेक्टर दर्शाने के लिए मैंने r का क्या ले लिया? यहाँ पे एकांक सदिश r क्या। ठीक, अगले स्टेप में देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो यहाँ पे देखो वेक्टर r का स्क्वायर, यहां अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, वेक्टर r का जो स्क्वायर किया है इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें r2 माइनस r, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? मैंने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी मोड लिख दो, यहाँ ये लिख दो, खाली ये भी लिख दो। आप जानते होंगे पहले भी, या तो ऐसे लिखो मोड r, या फिर ऐसे लिखो, परिमाण दर्शाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे r का स्क्वायर है, तो r के स्क्वायर की जगह मोड लिख दिया मैंने r2 माइनस r1 के मोड का स्क्वायर। और ये तुम जानते हैं सब लोग कि एकांक सदिश क्या बताता है? एकांक सदिश की परिभाषा ये होती है r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r बटे में वेक्टर r का मोड। यही होता है ना? तो यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ पे r कैप की जगह वेक्टर r है ये, r2 माइनस r1 का वेक्टर बटे में मोड r2
माइनस R1 और इसका क्या हो जाएगा मोड। क्लियर है ना? किससे आया ये? इस सूत्र से। यहां पे लिख दे रहा हूं, क्योंकि R कैप इक्वल टू वेक्टर R बटे में मोड R। ठीक है, आगे यहां पे देखो बेटा, आगे और हल करें तो इसको ये मिलेगा तो मैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में मोड लग रहा है तो देखो मोड R2 माइनस R1, एक दो घात इसकी और एक घात इसकी, कितनी हो गई? 3। और यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया मैंने R2 माइनस R1 का वेक्टर, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इस स्थिति में देखो मैंने यहाँ पे निकाला है Q2 आवेश पर बल, सिमिलर ऐसे निकालेंगे Q1 आवेश पर बल। Q1 आवेश पर बल कौन सा है? F12, और F12 निकालेंगे तो देखो फॉर्मूला वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज है बेटा, तो देखो यहाँ पे R की जो डायरेक्शन है, एक अंक सदिश यहाँ पे मैंने जो दर्शाया है F21 बल की डायरेक्शन में है। देखो F21 बल इस दिशा में लगा हुआ है और ये दिशा किसकी है? R की। लेकिन F12 बल की डायरेक्शन इधर है और R की डायरेक्शन इधर है। दोनों की डायरेक्शन, बल की डायरेक्शन इधर, R की डायरेक्शन इधर, दोनों की डायरेक्शन कैसी हुई? अपोजिट। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन होने पर कैसे लिख सकता हूं इसको? माइनस के R के। क्लियर है ना? इतना चेंज है, बाकी सेम है। आगे माइनस लिख देंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर और यहाँ पे R के, और इसका जो मान आया वो यहाँ से देख लो, फाइनल क्या है? ये है ना, तो इसको मैंने लिख दिया F12 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R2 माइनस R1 और मोड का होल 2, और यहाँ पे बचा तुम्हारा R2 माइनस R1 बेटर। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर इस माइनस चिन्ह को समीकरण 2 और 3 को देखें एक साथ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। तो आगे का स्टेप ये है कि यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को आगे देखेंगे तो क्या है? समीकरण 2 व 3 से, यहां से देखो बेटा, इस समीकरण में ये जो मान है किसका है? किसका है? F21। क्या इसकी जगह में F21 लिख सकता हूं? नहीं। देखो वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस चिन्ह, माइनस लगा दिया, और बाकी जो वैल्यू है ये वाली, ये किसकी है? F21। ये वाली जो वैल्यू है वो ये है यहाँ पे, और ये किसकी है? F21 की, वेक्टर F21। ठीक है, अच्छा, इन दोनों समीकरणों से हमने ये भी पता कर लिया है कि यहाँ पे देखो बेटा, जो बल इस डायरेक्शन में लग रहा है इसके अपोजिट उतना ही बल कहां पे लग रहा है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि F21 जितना इधर फोर्स लगा उतना ही बल इधर लग रहा है, और दोनों बल कैसे हैं? समान है, लेकिन दिशाएं कैसी है? भिन्न में। और ये बताता है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? वो ये करता है कि जितनी क्रिया होती है उतनी प्रतिक्रिया होती है। तो ये भी कह सकते हैं कि कूलम के नियम का जो सदिश रूप है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालन करता है। क्लियर है?